जेएनएस सम्मेलन में आपका स्वागत है, मंत्री अमीचाई चिकली। शलोम स्टीव, और धन्यवाद रिचाब और एलेक्स और जेएनएस को इस अवसर के लिए, इस मंच के लिए। धन्यवाद सभी को हमारे साथ यहाँ होने के लिए। हम यहूदी विरोधी भावना से शुरू करेंगे, फिर अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में मॉन्ट्रियल कनाडा सहित दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना बढ़ी है और आपने इसके बारे में चेतावनी दी थी। आपने बार बार इसके बारे में चेतावनी दी है। ऐसी प्रवृत्ति से निपटने के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो सबसे पहले कल कनाडा में हुई भयावह घटना के बारे में हमने सिर्फ कनाडा के लिए एक विशेष चेतावनी जारी की है। 3 महीने पहले मार्च में हमने कहा था कि हम वही पैटर्न देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हुए भयावह हमले से पहले देखे थे। कनाडा में यहूदी विरोधी भावना और यहूदी समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी घटनाओं में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यहूदी स्कूलों, यहूदी संस्थानों पर गोलीबारी की अनगिनत घटनाएं हुई हैं और दुर्भाग्यवश अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। साथ ही हमें उस घटना के बारे में भी बात करनी चाहिए जहां पुलिस की एक महिला अधिकारी ने ही पीड़ित को गोली मारी थी, और पुलिस बलों के प्रशिक्षण के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपके पास एक प्रभावी पुलिस बल होना चाहिए। साथ ही कनाडा में यहूदी समुदाय के सुरक्षा बलों को हथियार रखने की अनुमति नहीं है। हम मिशिगन में भी यही करते हैं। सशस्त्र सुरक्षा का क्या मतलब है? यह भयानक घटनाओं को रोक सकती है, तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में वे हथियार सिर्फ संस्थानों के अंदर रख सकते हैं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम बीच पर था इसलिए वे निहत्थे थे। इसलिए हथियार रखना बहुत जरूरी है ताकि समुदाय के सुरक्षा बल सशस्त्र हों। ये जान बचा सकता है, क्योंकि अगर उनके पास बॉन्डी बीच पर बंदूकें होती तो कुछ करने में 12 अंतहीन मिनटों तक नरसंहार नहीं चलता। ठीक है, तो कनाडा के साथ ये साफ था कि ये होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कानी और उनकी सरकार कुछ करेंगी। कनाडा के बारे में आखिरी बात जोड़ना चाहता हूं, ध्यान दें। सबसे बुरी घटनाएं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मैनचेस्टर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में क्या समान है? हमास के खिलाफ युद्ध के बीच एक आतंकवादी राज्य को मान्यता देना। तो जब आप हमास को आगे बढ़ा रहे हैं और युद्ध के बीच एक आतंकवादी राज्य को मान्यता दे रहे हैं, जबकि हमारे बंधक अभी भी काल कोठरी में हैं, तो आप इन कट्टरपंथी ताकतों को और मजबूत कर रहे हैं, यहूदी समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात मैं जोड़ना चाहता था। आइए अब ईरान समझौते पर चलते हैं और जानते हैं कि इस बारे में आपका क्या विचार है। इस समझौते के खिलाफ कैबिनेट मंत्रियों की आलोचना हो रही है। आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैंने सुना है कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गलत है। कोई कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नहीं बोला। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन उनकी पहली अवधि से पहले ही कर रहा था। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तब मैं खुलेआम राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन कर रहा था, और मुझे ट्रंप का खुलकर समर्थन करने के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में हमारे पास कभी ऐसा दोस्त नहीं था, कभी ऐसा दोस्त नहीं था, और इसमें संदेह है कि भविष्य में व्हाइट हाउस में हमारे पास उनके जैसा कोई होगा। सबसे पहले मैं यरूशलेम में दूतावास, गोलान हाइट्स, अब्राहम समझौते, कासिम सुलेमानी, राइजिंग लायन और हमारे साथ लड़े युद्ध के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमें अच्छा नजरिया और आइंटोवा रखनी चाहिए। हमें होना चाहिए। We need to be, हमें रखना चाहिए दृष्टिकोण, संतुलन, और हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। बड़ी तस्वीर सकारात्मक है, सकारात्मक है। अब सौदे के बारे में असहमति होना ठीक है। ये देश समान नहीं है। यहां वर्ल्ड कप है। अमेरिका वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। आपके यहां नवंबर में चुनाव है। तेल की कीमतों का मसला है।
आपके पास ये सारी चीजें हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में चल रही हैं, और मैं तो बस पता नहीं, शायद तस्वीर का 10% ही देख पा रहा हूं। तो हम इसे पूरी तरह समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध समाप्त करने और प्रतिबंधों में राहत देने के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि प्रतिबंधों में राहत देने का असली मतलब और उसके परिणाम हम सब जानते हैं, और वो कल सुबह ही सामने आ जाएंगे। आप आज प्रतिबंध हटा देंगे और फिर कल ही लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए वेतन की व्यवस्था हो जाएगी, और फिर कल सुबह ही बैलिस्टिक मिसाइल उद्योग को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, परमाणु सुविधाओं की भी मरम्मत होने लगेगी। ईरान में आतंकवादी शासन की विचारधारा, जिसने दसियों हजार निर्दोष लोगों का नरसंहार किया, ईरान में, जो कि इजराइल के हताहतों से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ईरान में आतंकवादी शासन के मुख्य शिकार खुद ईरानी लोग हैं। ये ईरान नहीं है। ईरान में जो शासन है वो नहीं, वो एक तानाशाही है, एक तानाशाही शासन है, वो एक आतंकवादी शासन है, और प्रतिबंध जारी रहने चाहिए। क्योंकि इस शासन को जो भी पैसा मिलेगा वो सीधा आतंकवाद, हथियारों, सामूहिक विनाश और पूरे क्षेत्र की अस्थिरता के लिए जाएगा। ये मामला हमारे और ईरान के बीच से कहीं ज्यादा बड़ा है। और एक बात और, मैं ट्रंप का समर्थन करने का मुख्य कारण ये था कि जेब बाइडेन जिम्मेदार थे तब अमेरिका बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर, और ट्रंप ने हालात बदल दिए। और जब हम अपने बड़े भाई साथी अमेरिकियों की ओर देखते हैं तो हम चाहते हैं कि अमेरिका मजबूत हो। मुझे लगता है कि यह पूरे पश्चिमी गोलार्ध के सर्वोत्तम हित में है, और मुझे लगता है कि यही मामला है। यही मामला है, और आपको कभी भी इस आतंकवादी के सामने कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, कभी नहीं। ये उस सौदे के बारे में है, और शायद लेबनान के बारे में एक और बात। अगर लेबनान संप्रभु राज्य है तो मेरा एक सवाल है, ईरान कैसे तय करता है कि लेबनान में युद्ध विराम होगा या नहीं? ईरान ईरान है और लेबनन लेबनन है, ये एक ही देश नहीं है। और जब आप कहते हैं कि हमें लेबनान में युद्ध विराम चाहिए क्योंकि ईरान की वजह से, तो आप कह रहे हैं कि लेबनान में असली संप्रभुता ईरान की है, और ये लेबनान की संप्रभुता के लिए एक आपदा है। लेबनान की संप्रभुता के लिए एक आपदा। और हम और लेबनानी सरकार एक ही सोच पर है। हम चाहते हैं कि लेबनान एक संप्रभु राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि हिजबुल्लाह नष्ट हो जाए। बस इतना ही। धन्यवाद। मुझे पता है एक और बात भी है जिसे आप अक्सर उठाते हैं और जो आपको चिंता देती है, वह है बुराई की नई धुरी, जैसा आप कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, कतर समेत अन्य देश हैं। हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड। ये ना केवल केयर, एएमपी, एसजेपी, मिशिगन, टेक्सास में भूमिका निभाता है। हम 100 वर्षों में अमेरिका को मुस्लिम राज्य बनाने के लक्ष्य का पालन कर रहे हैं। हम सभी योजनाओं को जानते हैं। मिशिगन की मस्जिदों में यह सब बताया गया है। हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में अब क्या हो रहा है, जहां मामदानी ने न्यूयॉर्क सिटी की नगरपालिका को एक मस्जिद में बदल दिया है। हमने इसे देखा। हमने अमेरिका का अपमान देखा। मामदानी की मुस्लिम, हमास समर्थक, यहूदी विरोधी विचारधारा के कारण। मुझे लगता है कि यह एक तबाही है। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड भी वैश्विक स्तर पर बड़े खिलाड़ी हैं। कतर मुस्लिम ब्रदरहुड का पीआर राज्य है, अल जजीरा और एजे प्लस के साथ। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की 24 घंटे आलोचना करना ठीक है, यही है कतर। फिर आपके पास तुर्की है। अब तुर्की की बयानबाजी पर ध्यान दें। एर्दोगान का तुर्की, उसकी एक बहुत ही खतरनाक सोच है जो दो हिस्सों पर आधारित है। एक है नौ उस्मानियत। चलो उस्मानी साम्राज्य को फिर से बनाते हैं। मुख्य खतरा, सीधा खतरा ग्रीस और साइप्रस के लिए है, ब्लू होमलैंड कानून के साथ, जो ग्रीस के आधे समुद्री क्षेत्र को मिटा देने के लिए है।
और उन्हें समुद्र में रोकने के लिए। फिर एर्दोगान के गृह मंत्री कहते हैं, मेरा सपना है कि मैं यरूशलेम का गवर्नर बनूं। तो वे चाहते हैं कि यरूशलेम एक बार फिर नए ऑटोमन साम्राज्य का एक प्रांत बने। और हर कोई एक ही बात कहता है कि हमने लीबिया में जो किया, सोमालिया में जो किया, सीरिया में जो किया, वही हम फिलिस्तीन में करेंगे। हम इसे इजराइल कहते हैं, हाँ, लेकिन यही एर्दोगान की भाषा है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है इस्लामवादी सोच, खिलाफत की। ये एक धार्मिक उस्मानी साम्राज्य है। और अब मुख्य खिलाड़ी अहमद अशारा है। अहमद अशारा जुलानी, जो सूट पहनने वाला आतंकवादी है, उसे खुद अबू बकर अल बगदादी ने सीरिया भेजा था, जो आईएसआईएस का प्रमुख था और जिसे अमेरिका ने खत्म कर दिया। तो हम अब कह रहे हैं कि अहमद अल शरा सिर्फ इसलिए कि वो सूट पहन रहा है, उसने अपनी सोच बदल ली, अपने विचार बदल लिए। क्या हमने नहीं देखा कि अलावी लोगों के साथ क्या हुआ? क्या हमने द्रूज लोगों का नरसंहार नहीं देखा? क्या हमने कुर्दों का नरहार नहीं देखा? क्या हम अल-कायदा आईएसआईएस के नेता पर सीरिया का राज्य चलाने और साझेदार बनने के लिए भरोसा कर सकते हैं? नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अब एर्दोगान का तुर्की और बशर अल असद का सीरिया ईरान से कहीं ज्यादा चिंता का विषय है। ईरान के शिया साम्राज्य, असद, सीरिया और हिजबुल्लाह का दौर अब खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। नई दूरी एर्दोगान के तुर्की, सीरिया और कतर का मुस्लिम ब्रदरहुड वाला गठजोड़ है। और बेहतर होगा कि आप अब जाग जाएं और अपनी आंखें खोल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय कम है, लेकिन आप जानते हैं हम हमेशा नियमों का पालन नहीं करते। चुनाव आ रही हैं। पहले आप बेनेट की यामिना पार्टी में थे, फिर लिकुड में चले गए। शायद आपने सुना कि बेनेट ने आज सुबह जेएनएस में क्या कहा। चुनावों को लेकर आपकी क्या राय है, जब भी हों? सबसे पहले मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर के बाद से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में हमने पूरी तरह से उस घेराव को तोड़ने में सफलता पाई है जो हमें गाजा, लेबनान और ईरान में घेर रहा था। बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ यहूदा और सामरिया में भी सैकड़ों नए गांवों के साथ एक बड़ा विकास हुआ है। आप में से जिन्होंने जॉर्डन घाटी के लिए अलोन कार्यक्रम और पहाड़ों पर सभी खुले क्षेत्रों के बारे में सुना होगा, अब यहूदा और सामरिया में एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता है। जॉर्डन घाटी को लेने, सीख क्षेत्रों को लेने, इन सभी जगहों को लेने और फिलिस्तीनी राज्य बनाने का सपना। हम इस सपने को नष्ट कर रहे हैं और हम यहूदी समुदायों को जुदेया और सामरिया में हर जगह बना रहे हैं और उन्हें मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद। अब एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बेनेट इजराइल की राजनीति की नौकरानी है। क्लियो। हम ऐसे और इससे भी बड़े भीड़ वाले आयोजनों में खड़े थे और वो 24 घंटे यही कहते रहे, मैं कभी भी लापिड को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। उन्होंने ये बात 1000 बार कही, मैंने ये 1000 बार सुना। उन्होंने कहा, मैं कभी भी वामपंथी सरकार बनने नहीं दूंगा, मैं कभी भी 10 से कम जनादेश के साथ प्रधानमंत्री बनने की मांग नहीं करूंगा। उन्होंने अपने मतदाताओं से किए गए सारे वादे अगले ही दिन तोड़ दिए, सिर्फ एक वजह के लिए, सिर्फ एक वजह के लिए, ताकि उसे प्रधानमंत्री कहा जाए। जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना खो देता है। वो है बेनेट, एक बचकाना राजनेता जिसके पास न तो नेतृत्व है और न ही कोई विचारधारा। और सावधान रहो, खुदा ना करे तो ये जोकर प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, मैं उसका खुद का एस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन चलो सी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अगर ये जोकर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मुझे यकीन नहीं है कि ये सीमा पार करेगा, लेकिन मान लो ये पार कर दिया। अगर वे सत्ता में हों,
चाहे वो याइजन कोट हो। लेबनान में कोई पीली रेखा नहीं होगी और गाजा में भी कोई पीली रेखा नहीं होगी। यहूदा और सामरिया में अब और कोई फार नहीं होंगे। एक फिलिस्तीनी राज्य होगा और इस सरकार में जितनी भी मुश्किलों और चुनौतियों के साथ जो कुछ भी हासिल किया गया था वो सब चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए हमें एक दक्षिणपंथी सरकार सुनिश्चित करनी चाहिए जो यहूदिया और सामरिया में निर्माण जारी रखे, जो सीमाओं पर मजबूत बनी रहे, हमास के खिलाफ, हिजबुल्ला के खिलाफ। पर आप जानते हैं, लोग कह रहे हैं हम लेबनान में सफल नहीं हो रहे, हम गाजा में सफल नहीं हो रहे। सच में? गाजा क्षेत्र का 60% हिस्सा आईडीएफ के नियंत्रण में है। हमास अब एक पुलिस बल है, एक पुलिस बल। हिजबुल्ला दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्षम आतंकवादी सेना थी। ये फिर से गुरिल्ला संगठन बन गया है। मैं इससे कम नहीं आंक रहा हूं। ये अब भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनके पास अब भी हथियार हैं, वे अब भी हमें धमकी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी नेतृत्व टीम खो दी है। फुआद शुक्र, नसरल्ला, वे नेता जो एक ताकत का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने अपने हजारों आतंकवादियों को खो दिया, हजारों को। उन्होंने सीमा पर गांवों की पूरी पट्टी खो दी है। वे गांव जो आतंक के किले बन गए थे, जिनमें हर दूसरे घर में गोला बारूद और मिसाइलें थीं। अब हमारे पास एक साफ बफर जोन है और हमें इसे बहुत मजबूत रखना चाहिए, बिना यूनिफिल या किसी अन्य विदेशी बल के जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हम केवल खुद पर और ऊपर वाले भगवान पर ही भरोसा करते हैं। अमीचाई सिकली, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बॉबी,